हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाए, वीडियो को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो आज अपन बात कर रहे हैं रीड 2025 के साइकोलॉजी पेपर और पेपर नंबर 2 की। इससे पहले अपन ने 2022 के पेपर देख लिया। अगर किसी ने भी नहीं देखा है तो वो जाकर पहले उसे देख लीजिए, फिर इसे भी देख लीजिए। तो क्लास के अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का अपना पेपर, राजस्थान अध्यापक पात्रता रीट परीक्षा 2021 का पेपर, जिसका आयोजन हुआ है 26 सितंबर 2021 को। और ये पेपर है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या यानी कि साइकोलॉजी का पेपर। तो फाइनली देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि जो एनसीएफ 5 है उसके अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जो इसमें अपना जो सही आंसर रहेगा जिसका प्रमुख उद्देश्य है तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बालक के चिंतन का गणितीयकरण। यानी कि बच्चे को क्या करना है, गणित में रुचि पैदा करनी है, यानी कि गणित सब्जेक्ट पढ़ने में बच्चे में क्या करनी है, रुचि पैदा करनी है। गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ना है और साथ ही गणित के खेल खेला सकते हैं या फिर गणित को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ सकते हैं। ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, बच्चे के मन में रुचि पैदा कर सकते हैं, यानी कि गणित सीखने के प्रति उसकी रुचि पैदा कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि पारितोष यानी कि पुरस्कार देकर या फिर दंड के माध्यम से जो सिखाया जाता है वो किस अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। यानी कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है इससे संबंधित है ये। और इसी को क्या कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत। और ये जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो आपको पता ही है, वो दिया था स्किनर ने। किसने दिया था, स्किनर ने। देखते हैं आगे, बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। यानी कि इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जो बाल्यावस्था में नहीं सीख सकते हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, तर्क। जो तर्क है वो क्या है, इसे अपन बाल्यावस्था में नहीं सीख सकते हैं। और जो बाकी के ऑप्शन है, पूर्व अनुभव, उसको सीख सकते हैं। प्रतिबिंब यानी कि दूसरों को देख करके, या फिर कल्पना, ये ऑप्शन है जो क्या है, इसके अनुकूल है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है वो अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षण को परिकल्पित किया जाता है। तो कौन सा परीक्षण है जिससे प्रशिक्षण के प्रभावों का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो वो है उपलब्धि। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। यानी कि विकास की कौन सी अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, व्यावसायिक समायोजन की समस्या का क्या करता है, सामना करता है। तो वो अवस्था होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यावसायिक समायोजन करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। तो इसमें से जो जैविक कारक नहीं है उसको बताना है। तो इसमें से जो व्यक्तिगत जैविक कारक नहीं है वो है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी,
अभिभावक एवं बालक संबंध। अभिभावक और बालक के बीच का जो संबंध होता है दोस्तों, वह व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में क्या होता है, जैविक कारक नहीं है। ये जो कारक है वो क्या कौन सा है, तो ये है बाहरी कारक, और जो आनुवंशिकता और पर्यावरण से जुड़ा हुआ नहीं है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डाउन संलक्षण का कारण है, यानी कि डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है, या फिर डाउन संलक्षण का कारण क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रता 21। ये जो गुणसूत्र 21 होता है, इसकी अधिकता के कारण ये रोग होता है डाउन संलक्षण का। ठीक है, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है, यानी कि विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है। अगर विश्वसनीयता की बात करें तो उसका मतलब होता है कोई चीज़ सुसंगत और दोहराने योग्य हो, यानी कि किसी माप की स्थिरता से तात्पर्य है कि किसी समान परिस्थितियों में परिणाम का एक जैसे रहना, यानी कि वो क्या हो जाएगा, एक जैसा क्या रहेगा, तो वो रहेगा प्राप्तांकों की बारंबारता। यानी कि किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या को क्या कह सकते हैं अपन, बारंबारता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। इसमें से जो प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है उसको बताना है। तो इसमें से जो प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MMPI। यानी कि इससे क्या होता है, इस व्यक्ति का क्या होता है, ये आकलन करने का एक तरीका होता है। और MMPI का जो पूरा नाम होता है वो होता है मिनेसोटा मल्टीफेसिक और पर्सनालिटी इन्वेंटरी। यह प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है, और यह क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इस परीक्षण से मानसिक स्वास्थ्य विकारों के निदान में मदद की जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो मानसिक रूप से पीड़ित है, तो उसके निदान का कार्य किया जाता है इस विधि से। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुबुद्धि सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया। यानी कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसे किसने प्रतिपादित किया है, तो वो किया है ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर जो थे वो क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने साल 1983, कब, 1983 में यह सिद्धांत दिया था। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, और 11 की बात करते हैं। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ये जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है, तो इसका जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ये जो समान प्रतिरूप का सिद्धांत है इस ओर ये संकेत करता है कि जो मानव का विकास होता है वो क्या होता है, आजीवन चलता रहता है, और दो व्यक्तियों में बराबर नहीं होता है, किंतु क्या करता है, सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। तो फाइनली ये अपना आंसर रहेगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी जो अपना सही आंसर रहेगा, और ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को। आनुवंशिकी के जनक हैं, जो आनुवंशिकी है इसके जनक कौन है,
तो वो आप सभी को पता होगा, ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर ए। ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल की आनुवंशिकता को, यानी कि जो ग्रेगर जो मेंडल है, इनको क्या माना जाता है, आनुवंशिकता के जनक माना जाता है। इन्होंने क्या किया था, पौधे के मटर पर प्रयोग किया था और आनुवंशिकी और वंशानुक्रम के क्षेत्र में क्या किया था, खोज की थी। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यानी कि व्यक्तित्व का जो क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका जो प्रतिपादन किया है वो किया है, किसने किया है, सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने किया है, सिगमंड फ्रायड ने। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 को, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इसको देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि एक बालक है जो 10 साल का है और उसकी मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष। तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो क्या होगी। तो अपन को क्या करना है, 10 इंटू 12 करना है, तो अपना आंसर आ जाएगा 120, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से इसका आंसर निकलेगा और वो आ जाएगा 120। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 को, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। यानी कि जो शिक्षण अधिगम है और उसका क्या आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार। तो वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है अध्यापन शैली पर। आप किस प्रकार से पढ़ाते हैं उस पर आधारित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षार्थी और अध्यापक अनुपात होना चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें क्या है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षार्थी का अनुपात और अध्यापक का अनुपात क्या होना चाहिए। तो वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 30:1। यानी कि 30 छात्र होंगे, 30 छात्रों के लिए क्या होगा, एक अध्यापक होगा। ये निर्धारित किया है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 को, मध्यावधि परीक्षा का उदाहरण है। यानी कि जो मध्य अवधि, यानी कि क्या कहते हैं, मिड टर्म, जिसमें जो परीक्षा होती है उसका उदाहरण क्या है इसमें से। तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, योगात्मक मूल्यांकन। यानी कि सत्र के बीच में एग्जाम करवाना, यानी कि उसकी जांच करना है कि विद्यार्थी को कितना आ रहा है, यानी कि उसने कितना ग्रहण किया है। ये सब जांचने के लिए क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है और मध्य अवधि परीक्षा ली जाती है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 को, कौन सा रोग वंशानुगत है। इसमें से कौन सा रोग है जो क्या है, वंशानुगत है। तो इसका जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फिनाइल कीटोनूरिया। ये जो फिनाइल कीटोनूरिया है वो क्या है, वंशानुगत रोग है और ये क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है ये। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। यानी कि जो बुद्धि का निष्पादन करता है वो कौन सा परीक्षण है। तो वो सही आंसर अपना रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाटिया बैटरी। ये जो भाटिया बैटरी है वो क्या है, बुद्धि निष्पादन परीक्षण है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 को, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त है। यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है वो किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त है। तो इसमें से जो अपने सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए। यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है वो कौन से बालकों के लिए है, जो धीमे से सीखते हैं, यानी कि जिनको सीखने में क्या होता है, टाइम लगता है, या उनको सीखने में क्या बाधा उत्पन्न होती है। तो उनके लिए कौन सा शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि शिक्षण में जो खेलकूद विधि होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपना इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। यानी कि जो वृद्धि और विकास का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? खेलकूद विधि के आधारित है। यानी कि बच्चों को सीखने के साथ साथ क्या करना चाहिए? खेलकूद भी आवश्यक है, तो वो उनके विकास और वृद्धि के लिए लाभदायक होता है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? खेलना कूदना भी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 23 को। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे इसमें से? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर यशपाल। ये जो प्रोफेसर यशपाल थे वो कौन थे? एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे। यानी कि ये जो समिति बनाई गई थी इसके क्या था? अध्यक्ष थे। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? यानी कि जो आरटीई अधिनियम 2009 है वो किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन से आयु समूह के लिए है वो? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक यानी शारीरिक, यानी आंतरिक। आंतरिक अभिप्रेरक की कौन सा नहीं है इसमें से वो बताना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो क्या कह रहा है? उपलब्धि। उपलब्धि है जो क्या है? दैहिक या आंतरिक अभिप्रेरक नहीं है। और बाकी के ऑप्शन भूख है, प्यास है और नींद भी है। ये क्या है दोस्तों? दैहिक है, यानी कि अपने शरीर से है। दैहिक का मतलब होता है शरीर में असंतुलन के कारण उत्पन्न होने वाले वे प्रेरक जो संतुलन बनाए रखने के लिए काम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? दैहिक अभिप्रेरक या फिर आंतरिक अभिप्रेरक। ये उपलब्धि है, ये क्या है? बाहरी अभिप्रेरक है। तो फाइनली अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, उपलब्धि। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। यानी कि इसमें से जो अल्बर्ट बंडूरा ने जो प्रस्तावित किया है अधिगम का सिद्धांत, इसमें से वो कौन सा है? तो वो बताना है। अल्बर्ट बंडूरा वाला जो सिद्धांत है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ये जो सिद्धांत है वो बताता है कि ये जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है इसके तहत लोग क्या करते हैं? अपने परिवेश में दूसरों के साथ अवलोकन और बातचीत के माध्यम से नए व्यवहार और कौशल कैसे सीखते हैं? ये जानकारी किससे मिलती है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 27 को। रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए? ये जो रेमंड केटल है इन्होंने कितने व्यक्तिगत कारकों को प्रस्तावित किया है? तो इसका जो अपना सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका क्या रहेगा सही आंसर, यानी कि 16 व्यक्तित्व कारक इन्होंने प्रस्तावित किए थे। किसने? रेमंड केटल ने। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। ये जो व्यक्तिवाद एवं समूहवाद है वो मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। दोस्तों अगर आपने पहले वाला पेपर देखा हो तो आपको पता चल गया होगा कि ये पहले वाले पेपर में और इस वाले पेपर में दोनों में सेम टू सेम छपा है। यानी कि इसमें से एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं की है, जैसा था वैसा का वैसा छपा है। तो दोस्तों अपने ये जो प्रीवियस ईयर पेपर करने के यही फ़ायदा होता है कि आधे क्वेश्चन हूबहू छप जाते हैं।
बाकी प्रश्न थे जो क्या किए थे, तोड़ मरोड़ करके जो प्रस्तुत किए थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है जो इसको ज्यों का त्यों यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इसका जो फाइनली आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यानी कि एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लो। एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाएं का होना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है द्वंद्व। और मैंने अगली क्लास में आपको उदाहरण भी दिया था, यानी कि आपको 2 फरवरी को क्या है, RS का एग्ज़ाम है और 27 फरवरी को रीट का एग्ज़ाम है। तो फिर आपको क्या करना है, आपके मन में दो इच्छा है, यानी कि मैं उसकी तैयारी करूँ या रीट की तैयारी करूँ या RS की तैयारी करूँ। तो ये क्या हो जाएगी, दो विपरीत इच्छाएं, तो उसको क्या कहेंगे अपन, द्वंद्व। बाकी कुंठा, चिंता और दबाव, इनका तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया था। लेकिन अब और जानना चाहो तो क्या कहते हैं, अपन को परीक्षा की क्या यानी कि अपन किसी चीज़ को चाह रहे हैं, अगर उसको अपन हासिल करने में समर्थ नहीं है तो उसको क्या कहेंगे अपन, कुंठा। और चिंता अगर उसको कहेंगे अपन जो एग्ज़ाम के बारे में, रीट का ही मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि उसमें मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरी तैयारी पूरी हुई है या नहीं हुई। तो ऐसी जो चिंता है उसको क्या कहेंगे, चिंता। यानी कि दबाव की बात करें तो दबाव क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि घर वालों का प्रेशर। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है अपना, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है, यानी कि इसमें से स्टीफन कोरे से संबंधित कौन सा अनुसंधान है जो स्टीफन कोरे ने दिया है। तो उसका जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा कि ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक अनुसंधान है वो किसने दिया है, स्टीफन कोरे ने। तो ये था अपना आज का क्वेश्चन लास्ट। और आज अपन ने 2021 के पेपर के 30 क्वेश्चन देखे हैं। तो दोस्तों आज की ये थी क्लास, और यही क्लास का समापन करते हैं और मिलते हैं एक ऐसे ही नई क्लास के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहे, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।